हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडल पेपर। सबसे पहले क्लास 12 हिंदी विषय का मॉडल पेपर 1 है। ऐसे ही सभी विषयों के मॉडल पेपर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सभी सब्जेक्ट्स में चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ठीक है, इसी CPM एजुकेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो सब जाकर चेक करें, देखें। हर सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इस बार 2025 में पूछे जाने वाले हैं। तो आप एक बार चेक करिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी आप लोगों ने अभी तक कर लिया है, क्या उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है जो हमने आपको बताए हुए हैं या नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी जो मैं मॉडल पेपर शुरू कर रहा हूँ, मॉडल पेपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा। साथ साथ में आप ये चेक कर पाएंगे कि आपको अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहे थे जो आपको पढ़ लेना चाहिए। और मेरा दावा है आप सभी से कि इसमें से 100% क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से फंसने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इन मॉडल पेपर में बताए गए सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और अब इसके आगे बढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे आज का पेपर। बेटा, एकदम से एग्जैक्ट जो पेपर का पैटर्न है वैसे ही आपका पेपर ये होने वाला है, मॉडल पेपर। आप सभी को पता है, हमने ये भी बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, लिस्ट में, प्ले लिस्ट में पड़ा होगा वीडियोज़, आप देखिएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे खंड का। सबसे पहले आप सभी को पता है, खंड का में सब जो पहला प्रश्न होता है वो आपका हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। 5 प्रश्न बहुविकल्पीय, और ऐसे ही 5 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये गद्य खंड से है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? कवि गंग, जटमल, पंडित दौलत राम या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो सही उत्तर टिक करते चलिएगा आप सभी, मैं आपको बताऊंगा अभी साथ साथ में। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, जटमल। अब आप ये भी जान गए कि खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना है वो गोरा बादल की कथा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता या फिर चित्रलेखा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर है अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 5 प्रश्न थे आपके गद्य खंड के साहित्य से संबंधित। अब अगले 5 प्रश्न आपके होने वाले हैं काव्य साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सही उत्तर चुनिए। ये आपका हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भक्तिकाल सही उत्तर हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? ऑप्शंस है, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 9, 12, 15 और 17। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 15 सर्ग है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग है। निम्न में से किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है?
ऑप्शन है आपके सामने वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर कामायनी। तो सही उत्तर विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह देंगे सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या फिर राम भक्ति शाखा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्ण भक्ति शाखा। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप सभी के समक्ष है, पढ़िएगा इसको। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र के निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ है। तो राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो आपको पता है इसमें पैराग्राफ को पढ़ करके उत्तर छांट कर लिखना होता है। ठीक है, कुछ शब्दों का फेरबदल आप कर सकते हैं, बाकी आपको जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा उत्तर आपको पैराग्राफ को पढ़कर ही देना है। ठीक है, तो राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा मौखिक, और आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को या बाद में देखेंगे, सब लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में पर्टिकुलर लिख लिख कर। ठीक है, तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो यहाँ पर पैराग्राफ में आया हुआ है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र के निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं कि राष्ट्र के निवासी जन उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका अंडरलाइन पार्ट है इसकी आपको व्याख्या लिखना है। कर लेंगे? हाँ, आगे बढ़ेंगे। और एक प्रश्न आप जरूर तैयार रखेंगे इसका कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो बताइएगा किस पाठ से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इसके लेखक। आगे बढ़ते हैं। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? जन प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जन का सततवाही जीवन किस तरह है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इसमें से छांट कर लिख लेंगे। इसके अलावा एक और पैराग्राफ है, अथवा करके दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ऐसे ही आएगा। 2 पैराग्राफ आपके यानी कि 2 गद्यांश दे रहते हैं, जिसमें से किसी एक गद्यांश को करना होता है। और जब आप कॉपी में लिख रहे होंगे ना, तो जिस गद्यांश का उत्तर आप लिख रहे होंगे उसको मेंशन कर देंगे। कैसे करेंगे मेंशन? जैसे मान लो ये वाला आपका है, पहले का उत्तर आप दे रहे हैं, जन का प्रवाह अनंत होता है, तो जन का प्रवाह लिखेंगे और डॉट 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 एंड सो ऑन कहते हैं इंग्लिश में, डॉट डॉट करते जाएंगे और निर्माण करना होता है या केवल होता है कर देंगे, तो जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़कर इसका उत्तर दिया है। उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा करके आप इसका उत्तर लिख देंगे, है ना। प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल देंगे और 3 के अंतर्गत जन का प्रवाह एंड सो ऑन यानी कि डॉट 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 निर्माण करना होता है। और 3 का पहला, 3 का दूसरा, 3 का तीसरा, 3 का चौथा, 3 का पांचवा, ऐसे करके आप इनका उत्तर दे देंगे। या फिर अगर आपको ये दूसरे वाले को करना है तो यहाँ पे आपको पहला दूसरा नहीं डालना है कि पैराग्राफ पहला या दूसरा है, यही कर देना है, पैराग्राफ को मेंशन कर देना है, मुझे मानव जाति की डॉट 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 यहाँ पर आगे बढ़ी है। ठीक है, या फिर पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ तक है, संस्कृति केवल बाद की बात है, तो यहाँ तक आप कर देंगे, मुझे मानव जाति डॉट 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 संस्कृति केवल बाद की बात है। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ पूरा पैराग्राफ। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रत को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ठीक है, ग्रहण और त्याग का मतलब यहाँ पर है कि कितने सारे उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में आए हैं, कितने सारे परंपराओं को ग्रहण किया है, कितनी सारी परंपराओं का परित्याग किया है, जो कुरीतियाँ थी उसको त्यागा भी है
है ना। और वर्तमान में समाज का जो रूप हमारे सामने वो दिखाई पड़ रहा है, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है और ना ही ये समाज हमेशा ऐसा रहेगा, है ना। जैसे जैसे मनुष्य मनुष्य की जीवन शैली बदलती जाएगी, जीविका बदलती जाएगी, जो उसके लाइफ स्टाइल चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे समाज का रूप परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है केंद्रीय भाव यही है इस पैराग्राफ का। तो कई बार केंद्रीय भाव भी पूछता है प्रश्न के रूप में, हालांकि इसमें भी आगे देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, तो न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रत को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे समाज का आज जो रूप है कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। ठीक है, देश, जाति, ये कल्चर, ये सब तो बात की बात है ना। पहले आप देखें कि जो मनुष्यता जिस तरह से प्राचीन काल से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए, पहले कैसा समाज था अब कैसा है, उसके बारे में पैराग्राफ है। ठीक है, तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनुष्य के जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। फिर है आपका लेखक को क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पांचवा प्रश्न, धर्माचार और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो धर्माचार और विश्वास शब्द का प्रयोग किया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, इसका अर्थ आपको क्लियर करना है। फिर चौथा प्रश्न आपका रहेगा पद्यांश, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, एक आपका काव्य खंड रहेगा, उससे संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। फिर अथवा करके दूसरा काव्य खंड रहेगा और उससे संबंधित आपके 5 प्रश्न रहेंगे। जिस भी काव्य खंड का आपको उत्तर लिखना है उसको आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे लिखा प्रश्न उत्तर नंबर 4, तो ये पहला जो आपका जो पहला स्टैंजा है, पहला जो पंक्तियां हैं, दुख की पिछली रजनी बीच, तो दुख की पिछली डाट 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 जाओ इसको भूल, यहाँ तक लिख देंगे और उसके बाद में पहला दूसरा तीसरा करके उनका उत्तर लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है आपको, प्रश्न उतारने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रश्न उतार कर समय बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे, लेंदी रहेंगे, लिखना रहेगा आपको हिंदी में, इंग्लिश में भी। ठीक है, जो ये आपके जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट हैं इसमें लिखना रहता है, ज़्यादा लिखना रहेगा, इसलिए आप समय नष्ट बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, तो प्रश्न मत उतारिएगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल इस ईश का है। इश्क नहीं, यहाँ पे गलत छप गया है, ईश, ईश्वर। ठीक है, इश्क नहीं है, गलत छप गया है। ठीक है, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये आपका स्टेंजा है जिसका आपको जो है सबसे पहला प्रश्न तो यही आपका उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नवल और गात शब्दों के अर्थ बताइए। यहाँ पर जो तुम शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह किसको क्या समझ बैठा है। सुख का नवल प्रभात कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ आपका श्रद्धा और मनु वाले पाठ से लिया गया है ना, वहाँ से आप जो इसको इसका यानी कि संदर्भ लिखकर गद्यांश का संदर्भ लिख देंगे और इन अन्य प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अथवा दूसरा आपका पैराग्राफ है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो ये पार्टिकुलर स्टैंजा आपको जो है तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शायद ये चैप्टर आपको, ये जो आपका स्टैंजा है कुरुक्षेत्र नामक शीर्षक से लिया गया है ना। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। यहाँ पर 2 रेखांकित अंश है, तो यहाँ पर देखिए हो चुका है सिद्ध से लेकर पहचान तक, और दूसरा ये अंतिम लाइन भी, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, ये है। तो आपको इन दोनों का प्रथम पंक्ति आप कहेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे करके दोनों के बारे में अलग अलग लिख देंगे उसी में, उसी उत्तर में, उत्तर संख्या 3 में, उत्तर संख्या 2 में, सॉरी। फिर तीसरा है, कवि ने तलवार किसे बताया है और इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना किया है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। फिर है, मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है। तो उत्तर आप सभी को छांट कर लिखना है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए।
वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। ये तीन आपके तीनों में से किसी एक का लिखना रहेगा। ठीक है, मिनिमम आपका 3 दिया रहता है, इसलिए यहाँ इस मॉडल पेपर में हम भी 3 लेखकों का नाम लेकर आए हैं, जिसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। आगे बढ़े, 5वें का खा रहेगा। इसी में कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन का मतलब कि 5 नाम दिए गए हैं, उसमें से किसी एक कवि के बारे में लिखना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, अगर इन 5 लोगों को आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से पक्का आपका जो है एग्जाम में आ जाएगा। फिर छठा प्रश्न है आपके जो आपका कथा भारती सेक्शन है, उसमें से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अथवा ध्रुव यात्रा या लाटी कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो ये जो 6th क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा, चाहे तो किसी एक कहानी का क्या लिखें, लेखक का उद्देश्य स्पष्ट करें, अथवा नीचे दिए गए किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य का कथानक या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर खंडकाव्य मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप सभी को अपने अपने ज़िले में पता होगा कि कौन कौन सा खंडकाव्य चलता है, तो अपने खंडकाव्य से संबंधित उसका कथानक तैयार कर लीजिएगा और उसके जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण भी याद कर लीजिएगा। उसमें से जो भी आपको अच्छे से आता हो, जिसको आपको लगे कि आप अच्छे से लिख पाएंगे, उसे आप बेहतर तरीके से लिखिएगा, है ना। फिर आपका आ जाएगा इसके बाद में खंड खा, और 8वां प्रश्न रहेगा, 8वें का का रहेगा, जिसमें आपका 8वें के का के अंतर्गत गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश है, और खंड खा के अंतर्गत 8 के खंड खा में आपका रहेगा जो आपका संस्कृत का श्लोक रहेगा, है ना। तो पहले खंड का देखते हैं। 8 का किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर भी 2 गद्यांश आपका दिया रहेगा। ठीक है, जैसे पहला आपके सामने है, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते किम बहुना चित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत् मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी दया दानं शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर संस्कृत गद्यांश को आप संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद आपको तैयार कर लेना है, लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अथवा आपका एक और गद्यांश दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, महापुरुषाः लौकिक लोभनेश बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। तो आप इसका भी हिंदी अनुवाद तैयार कर लेंगे। ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें का खा, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जयन्ति ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोः क्वचित। इस पर्टिकुलर श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद तैयार कर लेना है। अथवा न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाजन न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम वेद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो इस श्लोक का आप चाहे किसी एक का, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का हिंदी अनुवाद लिखेंगे, और जो भी लिखेंगे तो उसको आप मेंशन जरूर करेंगे। जैसे हमने आपको हिंदी के गद्यांश और पद्यांश में बताया, वैसे यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में भी आप मेंशन कर देंगे। अगर ये वाला इसका आप हिंदी अनुवाद लिख रहे हैं तो महापुरुषाः लौकिक ... देश सेवा व्रतम ना त्यजत। ठीक है, नहीं त्यागा, यहाँ तक लिख लेंगे और उसके बाद में उसकी हिंदी अनुवाद कर देंगे। और यहाँ पर ऐसे ही जयंत ... क्वचित या फिर ना चौरहार्यम ... सर्वधन प्रधानम लिखकर और इसके हिंदी अनुवाद कर देंगे। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, अक्ल का दुश्मन होना, गागर में सागर भरना, हाथ पांव मारना। ठीक है, तो ये बहुत इजी रहेगा प्रश्न, आप सब कर लेंगे। ठीक है, सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी की मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में किसी को कष्ट होने वाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला है इस बार, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा, फिर अकल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना,
गागर में सागर भरना, यानी कि संक्षेप में बात कहना। ठीक है, सारी बात जो है संक्षेप में कह देना। हाथ पांव मारना, यानी कि अत्यधिक प्रयास करना। ठीक है, तो इसका अपने वाक्य में प्रयोग करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हेतु सही विकल्प का चयन करें। 10वां जो प्रश्न रहेगा बेटा वो आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश आएगा। गद्यांश या पद्यांश का मतलब कि एक तो गद्यांश रहेगा, उससे संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और दूसरा पद्यांश रहेगा वो अथवा करके उससे संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी जाएगा। इसमें भी आप इसको पढ़ करके उत्तर उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि उत्तर दिया ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में उत्तर दिए रहेंगे तो उसको आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों में उत्तर गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन नोट कर देते हैं आप, है ना। तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। मौका मिलते ही, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत गया, मौका मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वह बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं है। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वह निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर पैराग्राफ है छोटा सा आपका, और इससे संबंधित प्रश्न है आपका। ईर्ष्या का काम है, ऑप्शन से रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर नचाना। तो पहले ही पंक्ति में कहा गया है ईर्ष्या का काम है जलाना। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, तो लक्ष्य, इच्छा, आदर्श, मूल्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य। फिर गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है बताइए। प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, उपासना की गई है कि स्तुति की गई है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बी सही जाएगा, खिल्ली उड़ाई गई है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बता सकते हैं, है ना। चौथा प्रश्न है अपव्यय का क्या अर्थ है, तो अपव्यय खर्च है, कम खर्च है, अधिक खर्च है या फिर फिजूल खर्च है। तो यहाँ पे अपव्यय का अर्थ है फिजूल खर्च। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, 5वां प्रश्न इसी से संबंधित। तो यहाँ पे ईर्ष्या के बारे में बताया गया है, तो उपयुक्त जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईर्ष्या। ठीक है, अथवा दूसरा आपका है जिसमें आपकी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पद्यांश है। ठीक है, काव्य खंड है जिसको पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उसमें से सही उत्तर छांटना होगा आप सभी को, है ना। तो आइए देख लेते हैं एक बार। देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह इस दर्द से है धमनियाँ फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियाँ भी नहीं होगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरवर। फूलों से, फल से, दलों से, मूल से, तरुछाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुँचाते सदा, कट रहे हैं ये सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है। निरंतर हो रही विद्रूप, ऋतुएं हो रही गगनचुंबी, वन सदा जिनके हृदय से फूटते झरने, नदी बहती सुशीतल नीर की, हर पर नित्य चहकते हैं, कूकते रहते हैं बेहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। तो ये आपका काव्य खंड है जिसको पढ़कर इनके दिए गए प्रश्नों का उत्तर छांटना है। अब असह इस दर्द से में असह दर्द का कारण क्या है, ऑप्शंस हैं। आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, जर्जर हो जाना, वनों का न रहना। तो जब इनका उत्तर आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, जो भी गद्यांश या पद्यांश का उत्तर आप दे रहे होंगे ऑप्शन में से छांट कर उसको मेंशन कर देंगे। जैसे ईर्ष्या का काम है ... स्थान कहाँ होता,
उसके बाद में 1 2 3 4 करके उत्तर लिख देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप इस काव्यखंड का करेंगे तो देश के आज़ाद होने डॉट 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 और यहाँ पर एंड करेंगे श्रृंगार करते हैं जहाँ, उसके बाद में इससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, जर्जर हो जाना, या फिर वनों का न रहना। तो यहाँ पर कवि ने वनों के नष्ट होने की पीड़ा को प्रकट किया है, ठीक है, इस पूरे स्टैंजा में। दूसरा प्रश्न है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना, या फिर पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना, ठीक है। तो तृषा का मतलब होता है इच्छा, तो यहाँ पर पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियाँ सुलभ न होने का कारण है। वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, वन महोत्सव, या फिर मुनाफाखोरी। तो जो सबसे उचित उपयुक्त उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वन काटे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है। क्योंकि मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं, मानव पेड़ों का रक्षक है। तो यहाँ पर सबसे जो सटीक उत्तर है, पेड़ हमें ईंधन तो देते ही हैं, मानव पेड़ों का रक्षक नहीं है, व्यापार करता है, ठीक है, उपयोगी है, उपभोक्ता कह सकते हैं आप। सही उत्तर हो जाएगा, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। यहाँ पर आया भी हुआ है, फूलों से, फल से, दलों से, मूल से, तरुछाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुँचाते सदा कट रहे हैं ये सभी वन, है ना। तो यहाँ पर पेड़ों के कटने से अपनी पीड़ा प्रकट की है कवि ने। अगला प्रश्न है, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की, या फिर वन संरक्षण की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वन संरक्षण की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है, हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न रहेगा 11 में कई खंड रहेंगे का खा गा करके, ठीक है, 2 नंबर के सब रहने वाले हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो ये भी आपका ऑप्शनल रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। 4 विकल्प दे रहेंगे, अभिराम और अविराम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है सुंदर और लगातार, राम और लक्ष्मण, अब और तब, सुंदर और मजबूत। तो अभिराम का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर, और अविराम का जो अर्थ होता है वो होता है लगातार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका ए सही है, सुंदर और लगातार। ध्यान रखेंगे आप जल्दबाजी ऐसे प्रश्नों में नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन को 2 बार देगा। सुंदर और लगातार इसका सही उत्तर है। एक ऑप्शन देगा लगातार और सुंदर, जो कि उसका क्रम केवल गलत है बस, क्योंकि अभिराम का मतलब सुंदर है और अविराम का मतलब लगातार है। तो लगातार और सुंदर अगर रहेगा तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो गलत क्रम में लिखा हुआ है। जैसे कि अगला प्रश्न में दिया हुआ है ऐसे, जलज और जलद, तो बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और तालाब, तालाब और कमल। देखिए जो मैं आपसे कह रहा था वैसा ही यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। तो जलज और जलद, तो जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, और जलद का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब जो लोग ऑप्शन ए लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, द्विज, अंबर और कर। किसी एक का लिखना है। द्विज आप सभी को पता है, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी, द्विज दांत को भी कहते हैं। तो 2 अर्थ लिखना है केवल, मैंने तो 3 बता दिया आपको। अंबर आपका आसमान है, कपड़ा है। कर आप जानते हैं शुल्क है, शुल्क है एक तरह से टैक्स, और दूसरा कर हाथ को भी कर कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी आशा न की गई हो। क्या कहेंगे उसके लिए, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित कहेंगे उसको। संयम से और कम खर्च करने वाला, तो उसको आप कहेंगे मितव्ययी, ठीक है। कम खर्चीला जो व्यक्ति है उसको मितव्ययी कहेंगे, जो फिजूल खर्ची करता है उसको अपव्ययी कहेंगे। अभी अपव्यय आया था ना पिछले स्टेंजा में, है ना, पैराग्राफ में आया हुआ था। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपके 3 से 4 वाक्य दिए रहेंगे जिसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होंगी, जिसमें से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। तुम मेरे से न बोलो, तो इसको अगर आप सही करेंगे तो हो जाएगा तुम मुझसे न बोलो। मैं भोजन कर लिया हूँ, ये अशुद्ध है, इसका हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो पहली बात तो कवित्री यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दूसरी बात विद्वान नहीं आएगा, महिला के लिए विदुषी आएगा। तो महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी,
का, वाह और या पर छोटी की मात्रा, त्रा पर बड़ी की मात्रा। ठीक है, इस तरह से कवित्री लिखा जाता है। अगला है सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। तो सरकारी मिट्टी के तेल नहीं होगा, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। ठीक है, दुकान सरकारी है, मिट्टी का तेल सरकारी नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका है का, खा, गा ऐसे खंड करके रहेंगे इसमें दो नंबर के। तो श्रृंगार अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, रस छंद और अलंकार वाले। तो यहाँ पे श्रृंगार रस अथवा करुण रस किसी एक रस के स्थायी भाव यानी कि परिभाषा लिखना है, स्थायी भाव बताना है और एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखना है। दूसरा है खा खंड में अनुप्रास अथवा यमक अलंकार, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा, लिखिएगा। चौपाई और चौपाई अथवा दोहा छंद। ठीक है, किसी एक का, चाहे चौपाई का चाहे दोहा का, लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसके बाद में आपका 13वां प्रश्न रहेगा जो आपका एप्लीकेशन में पूछा जाएगा, उसमें पत्र, प्रार्थना पत्र या केवल पत्र। और 14वां प्रश्न रहेगा जिसमें आपसे निबंध लिखने को कहा जाएगा और इस प्रकार आपका हिंदी का पेपर पूर्ण हो जाएगा। तो जो 13वां प्रश्न है, अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक कराने हेतु निवेदन करते हुए जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए ऋण हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों एप्लीकेशंस की लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। मतलब आपको एग्जाम में किसी एक का लिखना है, लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हैं, मॉडल पेपर है ये, तो दोनों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जो भी इसमें से आएगा तो आप वहाँ पर सहज महसूस करेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 14वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता एवं महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण या समाधान। ठीक है, तो इसमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हिंदी का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है मॉडल पेपर सबके लिए, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। और जो साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ऐसे ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं आपके 20 फेब तक। ठीक है, उसके बाद में जो 4 दिन बचेगा, 24 को आपको पहला एग्ज़ाम है, तो जो 4 दिन बचने वाला है उस 4 दिन में आपको केवल और केवल जो 24 को है एग्ज़ाम उसका रिवीजन करना है। ठीक है, अब हिंदी का है आपका 12th में, तो अगर आपको लगता है कि हिंदी हम तैयार कर चुके हैं, कंप्लीट ईजी है, तो भी कम से कम 3 दिन तो आप उसको पूरा देंगे समय रिवाइज करने के लिए, जिससे वही चीज़ें आपके माइंड में बनी रहे। ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि साहित्यिक विषय है, लिखना भी रहता है उसमें। राइटिंग भी आपकी अच्छी बननी चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। राइटिंग का विशेष महत्व होता है इसमें हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 दिन का समय कहा है। बाकी हिंदी का रिवीजन तो आप एक दिन में कर सकते हैं अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो। लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा पेन वगैरह आप मेंटेन कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि कैसे लिखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।